हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी से एक विशेष साक्षात्कार जो मेरी कलीग है राधा पटेल, इससे आप सभी का साक्षात्कार करवाने जा रही हूँ। तो चलिए जानते हैं कि इनकी जर्नी कैसी रही एक सक्सेसफुल एस्पायरेंट बनने में। तो चलिए हम देखते कुछ क्वेश्चन के द्वारा जानते हैं कि राधा ने इस सक्सेस जर्नी को कैसे कंप्लीट किया। तो हेलो राधा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। जैसे कि मेरा नाम राधा पटेल है और मैं अभी FCI में कार्यरत हूँ और साथ ही अभी मैंने IBPS SO राजभाषा अधिकारी का एग्ज़ाम भी पास किया है, जिसको मैं लगभग जून या जुलाई में ज्वाइन करूँगी। जी, तो राधा आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रही हैं? जैसा कि मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैंने BA किया हुआ है, उसके पश्चात मैंने MA किया हुआ है, उसके उपरांत मैं PhD भी अभी कर रही हूँ, जो मेरी पार्ट टाइम चल रही है। तो क्या आपको उसमें फेलोशिप भी मिलती है? हाँ, इसके साथ मैंने JRF क्वालिफाई किया था, तो उसके लिए मुझे 1 साल जो फेलोशिप मिला था। जी, तो राधा आपने कौन से एग्ज़ाम क्लियर किए हैं? जैसे मैं अपने एग्ज़ाम बताना चाहूँ तो मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर किए और बहुत सारे असफलताएँ भी मिली। तो मैं अपनी सफलताएँ गिनाना चाहूँगी। तो जिसमें से मैंने पहला एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था पोस्टल असिस्टेंट CHSL 21 और FCI और अभी IBPS SO क्लियर किया है। तो आपने मतलब रिसेंटली 2025 का जो 1 अप्रैल को जो रिजल्ट आया है गाइस, उसमें राधा ने IBPS SO एज अ राजभाषा अधिकारी उसने क्वालिफाई किया है। लेकिन इसके पहले इससे बड़ी बात ये है कि राधा ने 2021 में 2 एग्ज़ाम क्लियर किए। राधा, वो कौन से एग्ज़ाम थे? पहला एग्ज़ाम जैसे बताया CHSL, उसमें मुझे पोस्ट मिली हुई थी पोस्टल असिस्टेंट और उसी 2023 में मैंने क्वालिफाई किए थे जो रिजल्ट आए थे। और एग्ज़ाम बैक टू बैक 21 का था नोटिफिकेशन। और FCI जिसमें अभी मैं वर्तमान में कार्यरत हूँ असिस्टेंट ग्रेड 3 राजभाषा की पोस्ट पर। तो मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरा डेट ऑफ बर्थ तो वैसे लड़कियों से डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 1999 है। और जब आपने 21 साल की उम्र में जब 2021 में आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, तब आपका ग्रेजुएशन हो गया था। हाँ। और आप कितने साल की थी उस समय? एग्जैक्टली 22 साल की थी। हाँ। तो गाइस, आप देख रहे हैं कि सिर्फ 22 साल की उम्र में राधा ने 2 एग्ज़ाम क्लियर किए, एक पोस्टल असिस्टेंट और एक FCI। उसने FCI को एज अ बेटर अपॉर्चुनिटी माना और FCI को उसने चूज़ किया, लेकिन उसके बाद भी कंटिन्यू एग्ज़ाम्स देती रही। राधा, FCI में रहकर आपने कितने एग्ज़ाम दिए? FCI के साथ आपने अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस किया, PhD को कैसे बैलेंस किया और कितनी एग्ज़ाम दिए और कितनी सफलताएँ मिली? जैसे मैं बताना चाहूँगी मिल्की कि मैं अभी पार्ट टाइम PhD कर रही हूँ, पर PhD सबमिट करने की जो मिनिमम ड्यूरेशन होता है, अवधि जिसे बोलते हैं, 3 साल या 4 साल होता है। तो वो मेरा पार्ट टाइम चल रहा है, तो वो अभी मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ। उसके साथ मैं अभी अपना मेन गोल एग्ज़ाम बेटर अपॉर्चुनिटी लिए दे रही थी। तो उसमें मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, CGL दिया, NICL AO दिया और IB का दिया, CSIR SO दिया। तो इन सब में मुझे असफलताएँ हाथ लगी, लेकिन अब फाइनली जो सफलता मिली वो IBPS SO में मिली। और राधा, मुझे जहाँ तक जानकारी है, मैंने ये भी सुना है कि इन सारे एग्ज़ाम जो आपने दिए हैं उनमें आपने हर एक एग्ज़ाम में मेंस भी लिखा है। हाँ, ये मेंस भी लिखा है, लेकिन सब उसमें आपको असफलता प्राप्त हुई, लेकिन फाइनली आपका IBPS SO राजभाषा अधिकारी आपका क्लियर हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशन राधा। तो आप FCI से राजभाषा अधिकारी में आप स्विच कर रहे हो, कौन सी बैंक आपको अपॉइंट हुई है? मुझे अभी वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक मिला हुआ है। और आप क्या सोचकर FCI से बैंक में स्विच कर रहे हो, वो भी एज अ राजभाषा अधिकारी? जैसे कि अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं सहायक राजभाषा तृतीय की पोस्ट पर हूँ FCI में, जो कि एक कर्मचारी वर्ग ग्रुप C में वैकेंसी आती है। और अभी जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है वो ग्रुप B और मैनेजर रैंक पे पोस्ट है, तो जिसमें मेरे लिए करियर ग्रोथ भी अच्छा है और स्केल 1 की जॉब है, तो जिसमें मेरे पोस्ट के साथ अधिकारी लगा हुआ है। और जैसा कि आपको सबको मालूम है, हर व्यक्ति चाहता है कि उसको एक बेहतर अवसर मिले, तो ये एक मेरे लिए बहुत बेहतर अवसर है। और बैंक में
की सैलरी भी मेरे वर्तमान सैलरी से काफ़ी अच्छी है और बहुत सारे पर्क्स और अलाउंसेस भी मिलेंगे जो वर्तमान में एफसीआई से ज़्यादा बेहतर हैं। तो इसलिए मैंने इसको स्विच करने का सोचा है। राधा, क्या आप लोगों को रेफर करोगी कि वो एफसीआई को ज्वाइन करें या एफसीआई का फॉर्म फिल करें? बिल्कुल, मैं रेफ़र करना चाहूँगी। अगर आप कहीं भी नहीं लग पा रहे हैं तो आपको एफसीआई के लिए ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सिर्फ एफसीआई एक बेहतर प्लेस है जहाँ पर आप अपने आप को बेहतर देखते हैं। एफसीआई में भी हमारी सैलरी इस टाइम पे जैसे मिल के आपको पता है कि 50,000 हम लोग इन हैंड पा रहे हैं शुरुआती। एक 50,000 रुपये पाना एक आपको इतना इंडिपेंडेंट बनाता है, आप सोच भी नहीं सकते आप प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे 10, 15, 20 हज़ार में भी आप 10 से 6 जॉब करेंगे, लेकिन एफसीआई में भी आपको 10 से 5.5 करना है। आपको बेहतर सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, आपको यहाँ पर बहुत बेहतर कार्यप्रणाली मिलेगी। आप एक देश की एक फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने में योगदान देते हैं। एक ये भी गर्व की बात है कि एफसीआई इंडिया में खाद्यान्न पहुँचाने में अग्रणी भूमिका निभाता है। तो एक बेहतर अवसर है, आपको भी इसमें ट्राई करना चाहिए। और राधा, यहाँ का वर्क प्रेशर कैसा है, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है? आप 2 साल यहाँ पर काम किया है आपने, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा एफसीआई के साथ? जैसे एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। यहाँ पर मैं जो वर्तमान में जहाँ कार्यरत हूँ तो मेरे कलीग सारे बहुत अच्छे हैं और सब मुझे बेहतर सुझाव देते हैं। अगर कभी मुझे प्रेशर फील होता है तो सारे लोग मुझे हेल्प करते हैं। और ऐसा नहीं कह सकते हैं कोई भी जॉब बुरी है अच्छी है, हर जगह वर्क प्रेशर होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे हैंडल करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो समय रहा वो बहुत ही सफलतापूर्वक ख़त्म हो चुका है और अब आप एक नई डायरेक्शन में जाने वाली हैं, एक नई जॉब को लेने वाली हैं। तो आप आगे आने वाले जो अभी हमारे एस्पायरेंट्स हैं और अभी जो करेंटली वर्क कर रहे हैं एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए, एक सक्सेसफुल जॉब पाने के लिए, आप उनके लिए क्या सजेशन देने चाहेंगे कि उन्हें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और क्या उन्हें ध्यान रखना चाहिए ताकि वो भी इन एग्ज़ाम्स को क्लियर कर पाए? जैसे कि हर प्रतिभागी को पता होता है कि उसे क्या करना है। व्यक्ति को देखना चाहिए, अगर आप एस्पायरेंट है तो आपको अपनी कमियों पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपका जो पोर्शन वीक है उसको आप स्ट्रॉन्ग करें और हर एग्ज़ाम की एक प्रणाली होती है, उसको आपको देखना चाहिए कि आप उसमें कैसे बैठ रहे हैं। मॉक टेस्ट देना चाहिए, प्रीवियस ईयर देना चाहिए और एक आपको सर्टेन जांच करनी चाहिए कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हैं, कहाँ पर कमी है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया बल्कि कि मैं बहुत सारी असफलताएँ देख चुकी हूँ। तो असफलताओं के बाद सफलता मिलना एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। इसलिए असफलताओं के बाद सफलता तभी मिलती है जब आप अपनी गलतियों पे सुधार करते हैं। तो बीइंग एस्पायरेंट मैंने यही जाना कि आपको अपनी कमियों पे काबू पाना है, अपनी कमियों पे अपने आप पे हावी नहीं होने दें। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो आपको वो सीखना है, बिना सीखे आपका काम नहीं चल सकता। जी, थैंक यू सो मच राधा, थैंक यू सो मच। अब मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी फिर से, ताकि आप अपने अब आगे आने वाले भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।